Hello everyone, I am Khushbu Natholia and thank you for coming back to my channel Conceptual Legal। हमने बात की राइट्स की और ड्यूटीज की, बट इन राइट्स और ड्यूटीज को एक्चुअली एक्सरसाइज कौन करेगा? तो आज हम बात करेंगे पर्सन की, पर्सन हु इज द सब्जेक्ट बेयरर ऑफ राइट। अगर मैं सैलमन की भाषा में कहूं तो कोई भी बीइंग जो राइट्स और ड्यूटीज को एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या वो राइट्स और ड्यूटीज को एक्सरसाइज कर सकता है। अगर हाँ तो वो पर्सन है, और अगर ना तो वो पर्सन की कैटेगरी से बाहर कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं, एक स्ट्रीट डॉग है और एक पेट डॉग है। दोनों ही केसेस में एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो इन डॉग के ऊपर क्रूएलिटी कर रहा है, इनको तंग कर रहा है, इनको मार रहा है, इनको हरास कर रहा है। दोनों ही केसेस में क्या होगा, ये जो स्ट्रीट डॉग है क्या वो खुद कोर्ट जा सकता है और बोल सकता है कि भाई ये मुझे तंग कर रहे हैं, आप इनको सजा दीजिए? नहीं। फिर वो किसी एनजीओ या किसी पब्लिक इंडिविजुअल या फिर स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस का वेट कर सकता है। अगर वो उसके ग्रीवियंसेस को एड्रेस करते हैं तो शायद उन कल्प्रिट्स को सजा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर जो हमारा पेट एनिमल है, उस पेट एनिमल में उसके मास्टर का इंटरेस्ट है। तो अगर वो उस पेट एनिमल को हरास करते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट है उसके मास्टर्स का, वो भी इन्फ्रिंज हो रहा है। इसलिए अगर वो मास्टर चाहे तो वो कोर्ट जा सकता है और अपने इंटरेस्ट जो उसका इन्फ्रिंज हुआ अपने एनिमल में, अपने पेट डॉग में, उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है अंडर द रेलेवेंट प्रोविजंस। ठीक है, तो ये था एनिमल। दोनों ही केस में एक चीज कॉमन है कि एनिमल खुद से अपनी राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो डिपेंड करता है किसी दूसरे व्यक्ति पर। इसलिए ही इज नॉट द सब्जेक्ट बेयरर ऑफ राइट एंड ही इज आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। कोई ह्यूमन बीइंग है, वो मर गया है, ही इज डेड। फिर क्या वो फिर भी एज अ पर्सन ट्रीट किया जाएगा? नो। व्हाई? बिकॉज आपकी राइट्स आपके जन्म लेने के साथ शुरू होती है और आपकी डेथ पे खत्म हो जाती है। बट फिर भी देयर आर सर्टेन राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। जैसे अब वो एक बंदा था, वो मर गया है, उस डिसीज की प्रॉपर्टीज हैं, तो क्या अब मैं जाके उसकी प्रॉपर्टीज ले सकती हूँ, वहां पे अपना हक जमा सकती हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अब उन प्रॉपर्टीज के ऊपर उनके एलआर का हक है जो कि लॉ उन्हें देता है। तो इसलिए कुछ सर्टेन इंटरेस्ट हैं जो एलआर के हैं उस डिसीज्ड के अंदर, जिनको लॉ प्रोटेक्ट करता है, और इसलिए आप उन्हें इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। सो दैट मीन्स an animal and a dead person is not a person in the eyes of law। स्क्रीन पे आप कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख सकते हैं पर्सन की, जो कि आप अपने एग्जामिनेशंस में यूज कर सकते हैं। आते हैं अब टाइप्स ऑफ पर्सन पे। दो टाइप के पर्सन होते हैं, पहला नेचुरल और दूसरा लीगल या जुरिस्टिक। नेचुरल, जो नाम से ही पता चलता है, who is born naturally as a person, जैसे कि human beings। और लीगल या जुरिस्टिक, जो पर्सन के एट्रीब्यूट्स लॉ के थ्रू लेता है, उसमें एक लीगल फ्रिक्शन है। वो नेचुरली पर्सन नहीं है, बट लॉ उनको राइट्स और ड्यूटीज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो एज अ पर्सन ट्रीट किए जाते हैं। जैसे कंपनीज, वो जुरिस्टिक पर्सन है। नेचुरली वो एक ह्यूमन बीइंग नहीं है, उसमें राइट्स नहीं है, बट जब वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेती है तो लॉ उनको सर्टेन राइट्स और ड्यूटीज दे देता है। लीगल या जुरिस्टिक पर्सन को अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
उसको हम एज ए कॉर्पोरेट सोल ट्रीट करते हैं और वो एक लीगल पर्सन है। सिमिलरली यूनियन ऑफ इंडिया या फिर स्टेट, ये भी एज पर्सन ट्रीट किए जाते हैं क्योंकि ये स्यू कर सकते हैं और ये स्यू हो सकते हैं। आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये प्रोवाइड करता है। अगर आपने देखा होगा हमारे जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं उसमें लिखा होता है वर्सेस स्टेट, दैट मीन्स स्टेट उसमें पार्टी है, स्टेट उसमें हकदार है, इसलिए स्टेट को हम एज अ लीगल पर्सन ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज आइडल्स, उनको भी एज अ जुरिस्टिक पर्सन ट्रीट किया जाता है। सिमिलरली गुरु ग्रंथ साहिब, एक केस के थ्रू ये कहा गया था कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो बाकी होली बुक से डिफरेंट है क्योंकि उसको एज अ गुरु ट्रीट किया जाता है और जो गुरुद्वारे का हार्ट एंड सोल है वो उस बुक में, उस होली बुक में रिजाइड करता है। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब को भी एज अ जुरिस्टिक पर्सन हम मानते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि लीगल पर्सन नहीं है। कई बार एग्जाम्स में हमें पूछा जाता है कि इज दिस अ लीगल पर्सन, या चूज द ऑड वन आउट, या विच वन इज नॉट अ जुरिस्टिक पर्सन। सो दैट इज द रीजन मैंने स्पेसिफिकली आपको कुछ एग्जाम्पल्स कोट किए हैं जो जनरली आपको इन द फॉर्म ऑफ MCQs कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिखते हैं। जैसे फर्स्ट, जॉइंट हिंदू फैमिली। जॉइंट हिंदू फैमिली में द कर्ता, he is the manager, he is the person who takes decisions, who sign, who can sue or be sued। जॉइंट हिंदू फैमिली लीगल पर्सन नहीं है, जुरिस्टिक पर्सन नहीं है, उसको कर्ता मैनेज करता है, इसलिए जॉइंट हिंदू फैमिली को हम एज अ जुरिस्टिक पर्सन ट्रीट नहीं करते। सिमिलरली जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लायबल होते हैं, पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी नहीं होती है। वेयर एज कंपनीज में क्या होता है कि कंपनी लायबल होती है, हम कंपनी के नाम से सू करते हैं, जो उसके अंदर लोग हैं उनको पर्सनली लायबल नहीं किया जाता। सो दैट इज द रीजन अ पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ जुरिस्टिक पर्सन। सिमिलरली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, even he does not fall within this category। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जुरिस्टिक और नॉन जुरिस्टिक पर्सन के। अब हम आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे जो कि है थ्योरीज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। द फर्स्ट इज फिक्शन थ्योरी। जब मैं आपको डिफाइन बता रही थी, जब आई वॉज टेलिंग यू द मीनिंग ऑफ नॉन जुरिस्टिक पर्सन, मैंने बोला एक फिक्शन क्रिएट किया जाता है बाय लॉ से, दैट इज व्हाट फिक्शन थ्योरी इज। सैलमन, सेवेग्नी और डाइसी इस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि जो नेचुरल पर्सन है वही सही मायने में पर्सन होते हैं, जो भी कॉर्पोरेट या नॉन जुरिस्टिक पर्सन है वो बाय लॉ एक फिक्शन के थ्रू पर्सनालिटी या पर्सन के एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करते हैं और वो नेचुरली उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं। It is only a fiction which is created by law to give them certain attributes of personality। इसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करते हुए कंसेशन थ्योरी में कहा गया, दोनों की जुरिस सेम है। कंसेशन थ्योरी में ये कहा गया कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इनको लॉ देता है और उन्होंने लॉ को एट पार विद स्टेट रखा। उन्होंने कहा कि स्टेट इनको वो एट्रीब्यूट्स देती है जिसकी वजह से ये एज अ पर्सन ट्रीट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज रियलिस्टिक थ्योरी या ऑर्गेनिक थ्योरी। बाय द नेम विच मीन्स रियलिस्टिक, विच मीन्स रियल, इन्होंने कहा कि जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है वो रियल में एक पर्सन है, वो कोई फिक्शन नहीं है। क्योंकि उनका खुद का माइंड है, वो खुद ग्रो करती है एज एन ऑर्गेनिज्म। द नेक्स्ट इज सिंबॉलिक या फिर ब्रैकेट थ्योरी जो केल्सन और आहरिंग ने दी है। अगर आपको याद हो, जब मैं राइट्स और ड्यूटीज कर रही थी मैंने कहा था आहरिंग, आई से आहरिंग और आई से इंटरेस्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी जब मैं ब्रैकेट थ्योरी की बात करती हूँ तो आहरिंग कहते हैं कि हम
ग्रुप ऑफ एसोसिएशन जो है, जो कि ये कॉर्पोरेट बनाता है, उस ग्रुप को एक ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं ताकि उन ग्रुप का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। तो वो लीगल पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स को सिर्फ उन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में ही रखते हैं, उससे आगे वो किसी और को वो एट्रीब्यूट्स ग्रांट नहीं करते। नेक्स्ट इज पर्पस थ्योरी। According to this theory, they say, the jurists associated with the theory say that जो भी कॉर्पोरेट बनाई जाती है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है। जब उनका वो पर्पस खत्म हो जाता है वो कॉर्पोरेट सीज टू एग्जिस्ट कर जाती है, और वो कॉर्पोरेट जो भी काम करती है वो उस पर्पस को अचीव करने के लिए करती है। दैट मीन्स उसका सारा उस पर्पस पे डिपेंड करता है। सो इसलिए इट इज ओनली दैट पर्पस विच इज द सब्जेक्ट मैटर, उसके अलावा उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। एंड नेक्स्ट इन द लिस्ट इज हॉफेल्स थ्योरी, जिन्होंने लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन में डिफ्रेंशिएट किया और कहा कि नेचुरल पर्सन में खुद की विल है, खुद का माइंड है, बट जो जुरिस्टिक पर्सन है वो लॉ से अपनी विल या अपना वर्किंग प्रोसीजर लेता है, वो उतना ही काम कर सकता है जितना उसको लॉ परमिट करती है, वो उस दायरे को क्रॉस करके और एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसको हम अल्ट्रा वायरस कहते हैं। That's all for today. Thank you so much. I hope you like the video. If you have any queries, please put them below in the comment section, and I'll see you in the next video. Bye bye.